अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़मीर साहब। इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे पहले और फिर बात करेंगे 9 मई 2023 को, जो हम इसको एक सानेहा ही कह सकते हैं, क्योंकि 9 मई को जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि फ़ौज जो है हमारे लिए वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमारे लिए सरहदों पे जाग रही होती हैं, हमारे लिए सरहदों पे जो है वो ड्यूटियाँ दे रही होती हैं। अगर वो ड्यूटियाँ ना दें तो हम जो हैं वो सुकून से अपने घरों पे ना सो सकें। तो बैरिस्टर साहब, पहले तो हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मुझे बताइए कि 9 मई के सानिया के बाद अब जो लोग जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनके लिए किस तरह की सज़ा जो है वो है कानून में? सबसे पहले कि जैसे आपने कहा कि 72 साल पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे हम ये अख्ज़ कर सकें कि पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान को इस तरह डैमेज करेंगे। माजी में कई सारी जंगें होती रही हैं। आर्मी हमारी जो है वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, हमारी सलामती की ज़ामिन है, तो उसने बखूबी एहसन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मगर इस दफ़ा ये जो इंसिडेंट हुआ है 9 मई वाला, उसमें ये लग रहा है कि ये दुश्मन भी जो काम न कर सका वो हमारे अपने शरपसंद अनासर ने, जिनका सियासी या कोई और मकसद था, उस मकसद को पाने के लिए उन्होंने हमारे सलामती वाले इदारों पे और हमारे सलामती के तमाम यादगार जो बनी हुई थी उन पे अटैक करके दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े नहीं, बल्कि हम उनको अपने मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उनको भी हम जो है वो कुछ मलूज़ ख़ातर नहीं रखते। तो ये प्री प्लानिंग नहीं लगा सब कुछ कि ये प्री प्लानिंग है कि आर्मी की उन तमाम चीज़ों पर अटैक किया गया, उनके घर में जाकर उनकी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, उनके खानों को बर्बाद किया गया, उनके जो परिंदे थे वो उठाकर लोग ले गए वहाँ से? अर्ज़ ये है कि देखें कि जो 72 साल तारीख़ में नहीं हुआ वो अब हुआ, इसलिए सबसे ज़्यादा ये तारीख़ में रकम होने वाला इंसिडेंट है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये चीज़ यूँ है कि तमाम जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। फ़ौज जो है वो मुल्क की सलामती और अवामी सलामती की ज़ामिन होती है, मगर यहाँ बदकिस्मती इस तरह से हुआ कि ये लोग जो बहुत ही ट्रेंड लग रहे थे, जिनको तमाम लोकेशंस का, तमाम ये अहदाफ का जैसे प्री प्लान करके एक वाक़या मुरतब करवाया गया कि उनको जैसे पहले ही ये पिन पॉइंटें, टारगेटेड पॉइंटें जो है वो पता थी, तो इस वजह से सिर्फ उनको मौके की तलाश थी। तो हुआ यूँ है कि बज़ाहिर अगर देखा जाए तो जब ये पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती रहती हैं, और आपने माजी में देखा होगा कि बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का इंसिडेंट हुआ, बेनज़ीर का हुआ, या नवाज शरीफ जलावतन हुए, या नवाज शरीफ की जो है वो हुकूमत गिराई भी गई, तो वहाँ पे भी हर शख्स ने मुँह बेवतन होने का सबूत दिया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने एहतजाज और प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करने के जो भी तरीक़ेकार थे वो अच्छे थे, एटलीस्ट इस तरह के नहीं थे कि आप अपने सलामती के इदारों, अपने मुल्क की सलामती पे एक वार करके और दुनिया को इस तरह का मैसेज देते। तो मुझे यही लग रहा है कि एक माइंडसेट था जो इस सियासी लिबादे में हमारे इस कौमी सलामती के इदारों और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पे उन्होंने ये हमला करके ये बावर करवा दिया कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं या मुँह बेवतन नहीं हैं। लिहाजा ऐसे जो भी शरपसंद अनासर हैं उनका मकसद चाहे वो सियासी हो, गैर सियासी हो, मगर हैं इस मुल्क के, इस ज़मीन के दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, और उन दहशतगर्दों को करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि खान साहब तो ख़ुद ये वाली बात कहा करते थे कि ये मदीने की रियासत है, उन्होंने मदीने की रियासत चलानी है। तो ये कौन सी मदीने की रियासत थी जहाँ टारगेट ही उन लोगों को बनाया गया जो रातों को जो है वो सरहदों पे जाग रहे होते हैं, जिनकी माएँ बहनें उनका इंतज़ार करती रहती हैं और वो ख़ुद नहीं, वो शहीद होकर आते हैं।
तो ये कौन सी मदीने किसी मदीने की रियासत में मैंने ऐसा नहीं सुना कि वहाँ पर ये वाली चीज़ें हो रही हैं, आवाम को बदजन किया जा रहा है आर्मी के ख़िलाफ़। सना देखें, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए जब अपने तमाम एजेंडास में फेलियर हो जाते हैं तो एट द एंड हम यहाँ कौमियत का सहारा लेते हैं, यहाँ सियासत में मज़हब का कार्ड यूज़ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ सियासत में पहले ही मुख्तलिफ जो पत्ते हैं या मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो आजमाए गए थे, तो इस दफ़ा इमरान खान साहब ने शायद यही समझा कि इस दफ़ा मुझे जो है वो सियासत में मज़हब भी टच देना है और मज़हब के बिहाफ पे मुझे इस तरह के मकासद जो है या अवामल हासिल करने हैं। तो इसी वजह से ये जब शुरू से ये पॉलिटिक्स आई तो आपने अगर देखा जाए माजी में कि रियासती उमूर में, रियासती पॉलिसीज़ में या इक़्तिदार के हासिल करने में मज़हब का इतना कलीदी किरदार किसी ने भी नहीं अदा किया। और ये मुनाफ़िकत की इंतहा हो कि आप मज़हब को, जो आपका ईमान की तकाज़ा होती है, जो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ होता है, उसको आप एक हथियार बना के मुनाफिकी करके और उसको अपने अहदाफ हासिल करने के लिए यूज़ करें, तो ये काबिल तशवीश है। और जहाँ तक ये है कि इस तरह अपने आप को लीडर पेश करे, नऊज़ बिल्लाह मिन्हा के जैसे बीच में कुछ ऐसे जो है वो शरपसंद अनासर की तरफ से ये हुआ कि भाई इमरान खान जो है वो ऐसा बेटा है जो इस तरह का किसी उन्होंने इस तरह का इम्प्रेशन दिया कि कोई पैगंबरों के बाद अगर किसी का बेटा है तो वो इस तरह, नौज़ बिल्लाह, इस तरह की बातें जब आप अवाम में डालेंगे और बच्चे भी जब इस तरह की बातें करेंगे तो इससे मुनाफ़िकत की इंतहा आपको सामने नज़र आएगी। और मुनाफिक चाहे कोई भी हो, वो मज़हब के लिए भी नुकसानदा होता है, वो कौमों के लिए भी नुकसानदा होता है और रियासत के लिए भी नुकसानदा होता है। तो हमारे यहाँ जो फ़ौज है वो ईमान के हद तक आपके मुल्क के साथ, आपके मुल्क की सलामती के साथ इतनी जो है वो जुड़ी हुई होती है, उस पर भी इस तरह हमला करवाया गया कि जैसे खुदा न खास्ता वो कोई हमारे दुश्मन हो या दुश्मनों के सफ में खड़े होने वाले लोग हों। तो इसका जो ये इम्पेक्ट है वो काबिल तशवीश है। अच्छा, अभी जिन लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, चाहे वो उसमें मर्द हजरात हों, बच्चे हों, लड़के हों या फिर जो है ख़वातीन हों, तो उनके लिए कानून के हदूद में रहते हुए उनको किस तरह की जो सज़ा है या उन पे आईपी कौन सी लग रही होती है? पाकिस्तान की तारीख़ की बदकिस्मती ये है कि भुट्टो साहब ने आइन बनाया और उस आइन के तहत उस आइन का मुहाफ़िज़ अदालत को बनाया और आला अदलिया ने उसके मुहाफ़िज़ होने का जो है वो कसम उठाया, मगर ना किसी ने आज तक आइन और कानून पे अमल किया और ना ही कोई न करने वालों का एहतसाब हुआ है। तो इसी तरह ये सूरत हाल यही बनती है कि पाकिस्तान में यही इम्प्रेशन गया कि भाई यहाँ कानून जो है वो मसावी नहीं है। एक ताकतवर के लिए कानून अपने रास्ते रखता है, गरीब के लिए अपने रखता है। तो एक बड़ा किसी का मुहावरा है कि कानून के दरवाज़े हमेशा ताकतवर और अमीरों के लिए खुलते हैं, बदकिस्मती गरीब उनके कोर्टों के और इंसाफ के उसूल के चक्कर ही काटते हैं। तो यहाँ भी ये इम्प्रेशन था कि भाई जो है इस दफ़ा हम जो कुछ भी करेंगे, हम चूँकि इंटरनेशनल एजेंडा पे हैं, हम या किसी कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा हैं या हमारे पीछे या हमारी लीडरशिप के पीछे ये बाहर की क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम की हामी हैं, तो उनके हिसाब से इनका ये जहन बना हुआ था कि हम अगर ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा और रियासत सरेंडर करेगी। मगर बाज़मीर कौमें हमेशा तारीख़ से सीखती हैं और हुआ यूँ कि अब आप देख रही हैं कि उन शरपसंदों पे अब जो रियासती इदारे हैं वो गिरफ्त रख रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और अब आगे ये इनका फ्यूचर लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने या जो लोग इसके सहूलतकार रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानून अपनी हरकत में आ गया है और कानून अपने रास्ते निकाल रहा है। और होगा यूँ कि जितने भी सिविलियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखें, किसी भी नुक्ते नज़र के हों, मगर वो रियासत के दुश्मन हैं। तो इसलिए रियासत
के दो कानून इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक होता है कि वो कानून जो आम हालात में लागू होते हैं, एक कानून वो जो हंगामी हालतों या इनके इमरजेंसी में लागू होते हैं। तो जब ये 72 साल तारीख का ये एक ऐसा बड़ा वाक़या है जिसको अब हम कौमी सानिया के तौर पे लेके, और जैसे हमारे इदारों ने और गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया कि इसको योम स्याह के तौर पे मनाया जाएगा। तो ये स्याह दिन बनाई इसलिए कि इन शरपसंदों ने ये हरकतें की। तो अब इन पे क्या होगा कि दो तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ होगी। एक वो जो सिविलियन साइड की जितनी भी रिलेटेड वो तनसीबात, वो मकामात जो इन्होंने जलाए या हिट किए या डैमेज किए, उनको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको सज़ा मिलेगी। उनका ट्रायल जो है वो दहशतगर्दी के अदालत में चलेगा। और जो हिसास इदारों और कौमी सलामती के इदारों की जो भी तनसीबात थी, उन पे इन्होंने जो भी हमले किए हैं उस पे वो कह रहे हैं कि ये मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री लॉज जिसे हम कहते हैं, उनके तहत ये कोर्ट मार्शल का जो टर्म है उसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केसेस चलेंगे और इनको इंशाल्लाह करारे वागड़। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये तो आपने उन लोगों के लिए सज़ा बताई जो गरीब आवाम है, जो इनकी बात अगर मैं फवाद चौधरी की करूँ या शाह महमूद कुरैशी की करूँ, उनके कॉल्स पे बाहर निकले थे, उनका क्या होगा जो बड़े शेर हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो तो आज भी खुले घूम रहे हैं। देखें, आप ये चीज़ देखें कि इतना बड़ा वाक़या किसी मुनज़्ज़म साजिश के बगैर हो नहीं सकता। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जो इतनी जुर्रत करेगा। लाजमी है ये किसी एजेंडा के तहत उनका माइंड सेट किया गया, उनको प्रोवोक किया गया, उनको उकसाया गया। तो वो ये नहीं है कि अगर वो मुल्ज़िम है तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ कानून में एक टर्म है अबेटमेंट। अबेटमेंट ये होती है कि इस पूरे अमल में एक तो एक्ट करने वाले होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं कि ये इस तरह करेंगे, तीसरे होते हैं फैसिलिटर्स। तो ये तमाम जितने भी हैं, अभी इस वक्त आप देख रही हैं कि रियासत इतनी एक्टिव हो गई है कि अदालती निज़ाम जो हमारे यहाँ किसी हद तक यूँ समझें कि इंडिपेंडेंट से आके होके अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला हो गया है कि सियासत में अदालती इन्फ्लुएंस इतना हो गया है कि बच्चा अब ये जानता है कि ये बेंच जो है ये फैसला देने वाली है, ये बेंच जो है इस तरह फैसला देने वाली है। इन जजेस का जो है वो ज़हन इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, इन जजेस का ज़हन जो है वो आइन और कानून के साथ है। तो ये चीज़ें बदकिस्मती से जो उनको किसी भी वाक़यात की वजह से रिलीफ मिल भी रहा है, तो आपने देखा कि वो जैसे ही बाहर आ रहे हैं वापस उनको जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता है इसी तरह अदालतें इन फैसिलिटीज़ को भी, इन सहूलतकारों को भी इस तरह छोड़ती रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि इन दहशत गर्दों की हौसला शिकनी की जगह उनको हौसला मिलेगा। और जो आने वाले कल में जो इबरतनाक सज़ा नहीं पाएंगे, तो फिर एक मैसेज बनेगा कि भाई हमने तो इस साल भी किया तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं वो आगे किसी हद तक फिर इस तरह का काम करने के लिए सोचेंगे। अच्छा, मेरा अब सवाल अब कोर्ट की तरफ मैं आपको लेकर रहूँगी कि कोर्ट में ये आए दिन स्ट्राइक्स होती हैं, वहाँ पर आने वाले लोगों को बड़ा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि आज कोर्ट की जो है वो स्ट्राइक है। तो वो बेचारे जो आ रहे होते हैं, फिर बात घूम के वहीं गरीब आवाम पर आ गई कि फिर वही गरीब आवाम पिस रही होती है कोर्ट में आने के बाद। तो ये आए दिन जो स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, इनका रीज़न होता क्या है? सबसे पहले कि आपका सवाल बड़ा मुश्किल है और मैं खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका मुनासिब जवाब मुझे जो आ रहा है वो मैं बताऊँगा। कि देखें कि बाहर की पॉलिटिक्स जो है वो मदर ऑफ पॉलिटिक्स कहलाती थी, और बाहर की पॉलिटिक्स से ही जो है वो मुल्की सिस्टम और मुल्की जो इदारे हैं वो सीखते थे। क्योंकि वकीलों का स्टांस जो माना जाता था वो आइन और कानून का स्टांस माना जाता। मगर बदकिस्मती से अब ये होने लगा है कि वकला जो हैं वो सियासी इन्वॉल्वेशन में इतने आ गए हैं कि बाहर की पॉलिटिक्स भी सियासी हो गई है। पहले बाहर की पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट होती थी, लॉ के लिए होती थी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती थी, आवाम की जो है भलाई के लिए जो है होती थी, आइन और कानून की जो है वो सुपरमेसी के लिए होती थी। मगर अब क्या है, इंटरेस्ट में आ गई। तो कई हद तक
जैसे जुडिशरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले रही है या पॉलिटिकल फेवरिज्म ले रही, तो बाहर की पॉलिटिक्स भी अब इस तरह की है कि उसमें भी धड़े हो गए कि आप देखेंगे पहले सारे वकील बाहर के नुमाइंदे होते थे, मगर अब बिटवीन द बार क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे पीपल्स लॉयर फोरम बन गया, नून लीग लॉयर्स फोरम बन गया, इंसाफ लॉयर फोरम हो गया, जमीयत लॉ फोरम हो गया। तो अब ये जो लॉ फोरम्स बन गए हैं तो ये लाजमी है जिस पार्टी से एफिलेटेड होते हैं वो बातें, वो एजेंडा उनके लिए प्रायोरिटी होती है, ना कि बार की डिग्निटी या वेलफेयर ऑफ बार या लॉ और आइन और कानून की सुपरमेसी उनके लिए अब सेकेंडरी पोजीशन रखे। तो कहीं पे ये होता है कि जजेस का कुछ ऐसा कंडक्ट आ जाता है जो शायद हमारे बार के लीडरान को या हमारे बार के मेंबरान को काबिल कबूल नहीं होते, तो वो उस पर एहतजाज करते हैं। तो फिर जज कहने लगता है मैं जज हूँ और मैं तो ये नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि आप अगर जज हैं तो वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस जुडिशरी, के बार और बेंच दो पहिए होते हैं जुडिशल सिस्टम में। अगर आप जुडिशरी हैं तो हम भी जुडिशरी हैं, तो वो दोनों टसल बढ़ जाता है, तो फिर बार की स्ट्राइक्स होने लगती है। टसल में जो है पिस फिर वही गरीब आवाम रही, क्योंकि लोग सफ़र करके आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कैदी जिनको उस दिन उनकी मुलाकात होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि खुला या सेपरेशन के केसेस होते हैं, वो आ रहे होते हैं। तो वो फिर उनको फिर दोबारा दूसरी डेट दी जाती है और फिर उस डेट पे फिर कोई नया उनके लिए एक सरप्राइज़ खड़ा हुआ होता है कोर्ट में। दुनिया में प्रोटेस्ट होता है और राइट होता है हर किसी का फंडामेंटल राइट प्रोटेस्ट करना, बट यहाँ पे जिस तरह प्रोटेस्ट आपने ये देखा, अभी हम जिस पे जिक्र कर रहे थे 9 मई वाला, इसको भी इन्होंने प्रोटेस्ट का जिक्र दिया। मगर यहाँ पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ प्रोटेस्ट और एहतजाज का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को जहाँ से बाकी इदारे, बाकी जो प्रेसिडेंट लेके बाहर की सियासत भी ये करती है कि वो क्या करती है कि भाई अब हमें कोर्ट का बायकॉट करना है, यहाँ कोर्टों में केसेस नहीं चलाने। अब उनको क्या होता है कि उन्होंने अपनी फीस ली हुई होती और कोई भी इनकी ऐसी इंफॉर्मेशन का सोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो बेचारे कोई कहाँ से आता है कोई कहाँ से आता है, तो उसको कोई इंटीमेशन मिल सके कि भाई मैं अपना खर्चा करके, अपना टाइम निकाल के, छुट्टी करके, रोज़गार से जो है वो अलहदा होके मैं अपने केस में जा रहा हूँ और वहाँ पहुँच के उसको पता चलता है कि आज बायकॉट है। तो ये जो है अमल जो है इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और मैं तो आपके तवज्जो से यही कहूँगा कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप इस तरह प्रोटेस्ट करें कि जो साइलिन हैं वो साइलिन मुतासिर ना हो और उनका काम जो इंसाफ की रवानगी है या इंसाफ की जो डिलीवर ऑफ द जस्टिस है वो मुतासिर ना हो। बाकी उसके टाइम के बाद आप आके और जजेस के सामने उनके चेंबर्स के पास, हाँ 2 साल पुरानी बात करें तो पहले ये होता था कि ब्लैक कपड़ा हाथों पे बांध लिया या ब्लैक एक पट्टी से बांध ली तो वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे होते थे लॉयर्स। लेकिन अब एक नई चीज़ नज़र आ रही होती कि 8-10 एक साइड पे होंगे, 15-20 एक साइड पे होंगे और उन्होंने एक ग्रो बनाया हुआ होता है कि अब करना ही कुछ नहीं है, अब यहीं बैठना है हमने। पॉलिटिकल डायमेंशन की तरह बार की पॉलिटिक्स ने भी डायमेंशन चेंज किया है। इफ्तिखार चौधरी से पहले कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि अदालतों को ताले लगेंगे या खुदा न खास्ता जो है जजेस को काम करने नहीं दिया जाएगा, या ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि वकील का प्रोटेस्ट है तो उसको आप इग्नोर करें। पहले जजेस भी अच्छे सेंसिबल होते थे और मैच्योर होते थे और उनकी एलिवेशन और अपॉइंटमेंट भी प्रो पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी, वो इंडिपेंडेंट होते थे, कॉम्पिटेंसी पे आते थे। मगर अब जो है सिस्टम क्या कर रहा है, हर कोई अपने बंदे जो है वो प्रमोट करने के चक्कर में होता है। तो नतीजा ये होता है कि हमें पता होता है कि जज ये जो आया है वो हम में से ही आया है, उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है। उसी जज को पता होता है कि जब मैं वकील था तो ये वकील साहब के काम क्या थे, इसका करैक्टर क्या था, या इसकी जो है वो कितनी वुसअत क्या थी। तो ये चीज़ें जब हम एक दूसरे का पता होता तो बाज़ दफ़ा हमें जिन चीज़ों का एहतराम करना चाहिए उसको एहतराम को हम मलूज़े खातिर नहीं रखते, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये चीज़ इफ्तिखार चौधरी के बाद इंट्रोड्यूस हुई है, अदरवाइज़ ये पहले नहीं था। पहले क्या होता था कि बाहर के जो जितने भी इलेक्टेबल्स होते थे, रिप्रेजेंटेटर्स होते थे, वो एक अपनी बॉडी के साथ जाते थे कंसर्न
सेशन जज हुआ करता था या कंसर्न सूबे का चीफ जस्टिस हुआ करता था, वहाँ जाके उसके साथ नेगोशिएशन करते थे, ये नौबत नहीं आती थी। मगर जब से ये इफ्तिखार चौधरी वाला आया है तो उस पर फिर थोड़ा ये चीज़ आई कि भाई हमने जब इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट की रिट के आगे जो है टिक गए और उनसे अपनी बातें मनवा ली हैं, तो शायद ये प्रेसिडेंट अब पड़ गया है। तो थोड़ी थोड़ी बात पे वकला जो है वो प्रोटेस्ट पे इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं जिसमें फिर साइलिन और जो है वो मुतासर होते हैं, जजेस में अना आ जाती है और वकीलों में ज़िद आ जाती है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो लोग कोर्ट में आते हैं अपने दीगर केसेस के लिए, किसी के ऊपर मर्डर का केस होता है या अभी रिसेंटली एक केस हुआ है कि वालदा ने जो है अपनी सौतेली माँ ने अपनी ही बच्ची को जो है वो टुकड़े कर और उसको जो है वो मारा है, तो इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो उनके लिए जो है वो ख़वातीन को कहाँ तक रिलीफ दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, और उनके लिए किस तरह की जो सज़ा है वो मुकर्रर की जाती है? मैं ये अर्ज़ करूँगा, जितनी सोसाइटी प्रमोट होती है तो उस तरह से जिन मामलात पे आप काबू पाते हैं तो फिर नए नए मामलात जन्म भी लेते हैं, और वो इस तरह के जन्म लेते हैं कि फिर आप जो है वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि भाई इस सिचुएशन में तो हमने ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए रास्ता बनाया था, ये नहीं बन के आ गई, अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मामला ये है कि जिस तरह से इंसान डेवलप होता गया है तो साइकी ऑफ सेंस भी डेवलप हो गई। अब जिस तरह शऊर ने, साइंस ने तरक्की की है तो इस तरह क्रिमिनल सेंस ने भी तरक्की की। इस तरह के क्राइम जो कभी माजी में आपने सुने नहीं होंगे, इस तरह के क्राइम्स होने लगे। बाकी जहाँ तक रहा है कि अगर बड़े बड़े केसेस हैं तो मेरा ख्याल है उनकी, जिस तरह का आपका ख्याल था कि ये इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो ये इस तरह के होने चाहिए। उनके लिए एक ओपन अदालत लगनी चाहिए। ओपन अदालत लगने से क्या होगा कि उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑन एयर होगी और लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई ये बंदा जो है इसने इस तरह का हीनियस और घटिया कायम किया है, लिहाजा उसके खिलाफ ये ट्रायल हो, तो वो एक तरह तो एक्सपोज होगा, और दूसरा दूसरों को ये सबक मिलेगा कि अगर कोई भी इस तरह की तरफ बढ़ेगा तो उसकी ये सज़ा होगी। बाकी जहाँ तक हमारे कानून में औरतों के लिए है, क्योंकि जराइम तो हर इंसान करता है। जुनाइल जो है बच्चा है वो भी क्राइम कर रहा है, उनके लिए जुनाइल सिस्टम है। लेडीज़ के लिए होना ये चाहिए कि जो अभी हमारे एक जॉइंट सिस्टम ऑफ प्रोसीडिंग्स है, अदालती सिस्टम में कि औरत और मर्द का ट्रायल इकट्ठे चल रहा है, तो इस तरह होना ये चाहिए कि अगर जितनी भी औरतें किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होकर आती हैं तो उनकी अदालतें भी अलग होनी चाहिए, ना कि उन्हीं अदालतों में घसीटा जाए उनको जहाँ पे एक मर्द और औरत का कोई डिफरेंस नहीं हो। वहाँ पे आपके पास बहुत सारी लेडीज़ अब जजेस भी अपॉइंट हो गई हैं लोअर जुडिशरी में, जहाँ ट्रायल चलता है वहाँ पे औरतों के लिए औरतें जजेस और औरतों वाली अदालत होगी। वहाँ पे वो उनका जो ट्रायल होगा उस तरह होगा कि उनको राइट ऑफ डिफेंस बेहतर तरीके से मिलेगा, और जो औरतों के मसले हैं वो एक औरत बेहतर समझ सकती है, तो वो सस्पेंशन जो है इस तरह की हो जाएगी कि आपको जो है ये एक इम्प्रेशन आएगा कि भाई ठीक है, क्योंकि तअस्सुब वाली या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात भी ख़त्म हो जाएगी। औरत के लिए औरत जज है वो अदालत बनाई जाए, जिसको हम कहते हैं कि वुमेन कोर्ट्स बनाई जाए। वुमेन कोर्ट्स में वुमेन्स के जितने भी तमाम ट्रायल्स हैं वहाँ चलाए जाए। जी, हमारे साथ बैरिस्टर ज़मीर साहब मौजूद थे और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क और हमारे जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे जो मुल्क के रखवाले हैं, उनके साथ जिस तरह का 9 मई को सलूक किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में जो आए दिन के स्ट्राइक्स और ये वाली चीज़ें होती तो इससे सफ़र फिर वही मैं बात करूँगी कि सफ़र फिर उसी गरीब आवाम को करना पड़ता है, क्योंकि आप तो स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, आपको नहीं पता कि आने वाला जो है वो किस मुश्किलात का सामना करके वहाँ तक पहुँच रहा है और उसने जो है वो मज़ीद आगे कहाँ जाना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को जो है वो प्लान करना है या अपनी चीज़ों को जो है वो लेकर चलना है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचें, ये मुल्क हमारा मुल्क है और ये बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है हमें मिला है। तो इस तरह के शेयर पसंद अनासर जो हैं वो
ना हमारे मुल्क को बर्बाद करें। बहुत खूबसूरत मुल्क है ये हमारा, तो इसकी हिफाजत करें, इसका ख़याल रखें। कुछ नहीं कर सकते तो ये वाली चीज़ें भी ना करें कि हमारी आर्मी या हमारी फोर्सेस को जो है इस तरह से जो है वो बदतमीज़ी उनसे की जाए या उनके घरों को या उनके दीगर चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। कल मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ, जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।